हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं जो आरआरबी एएलपी में होगा और पार्ट बी सीबीटी 2 का जो होगा, पार्ट बी जो सीबीटी 2 का होगा, जिसमें हम देखेंगे ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। उस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं क्योंकि पिछले बार जो जितने भी एग्ज़ाम हुए थे बहुत सारे बच्चे जो थे ट्रेड में फेल हुए थे। तो देखिए, आपको फेल होना नहीं है, तो उसके लिए जो है आपका क्लास आ गया है। आप कंटिन्यू क्लास को देखिए जो कि आपका प्लेटफॉर्म बुक के थ्रू होगा। और ये देखिए, इसमें सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो होगा ऑटोमोबाइल बुक वाले हम करा रहे हैं, जो कि इसमें बेनिफिट होगा किन के लिए, तो डीजल मैकेनिक के लिए बेनिफिट होगा, मोटर मैकेनिक के लिए बेनिफिट हो जाएगा आपका, और ट्रैक्टर मैकेनिक के लिए बेनिफिट हो जाएगा इस बुक से। तो इस बुक से जो आप कवर करने के बाद जो है हम आगे देखेंगे कि डीजल फिटर वाले सब, डीजल वाले हो गए, फिटर वाले हो गए, जितने भी बच्चे हैं इसको देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोमोबाइल में चैप्टर 1 देखेंगे और ट्रेड का परिचय देखेंगे, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य देखेंगे। क्योंकि देखिए, इससे क्वेश्चन जो है बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जहाँ जहाँ जिस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपको हम वहाँ पे नोट करते जाएंगे, बताते जाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चालू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है मेरा कि ट्रेड का परिचय। ट्रेड का परिचय क्या होता है, तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आईटीआई द्वारा संचालित मैकेनिकल डीजल एक प्रसिद्ध ट्रेड है। ये जो है 1 वर्षीय ट्रेड है। इसके पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है आपका एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, उसके बाद आपका थ्योरी एंड थ्योरी हो जाएगा, उसके बाद रोजगार कौशल हो जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी हो जाएगा, उसके बाद कार्यशाला हो जाएगा, गणना हो जाएगा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग हो जाएगा। तो ये तीन क्षेत्रों में बांटा गया है इस ट्रेड को। आगे देखते हैं मैकेनिकल डीजल होता क्या है। तो देखिए, ऐसा कुशल कारीगर जो इंजन की देखभाल करता है, गड़बड़ी से बचाव एवं डीजल इंजन से जुड़े तमाम कार्यों का तकनीकी रूप से समाधान करता है, उसे मैकेनिकल डीजल कहते हैं। अभियंत्रण इंजीनियरिंग में इस ट्रेड का अपना एक विशेष महत्व है। इस ट्रेड ऑटोमोबाइल, मोटर मैकेनिक व ट्रैक्टर मैकेनिक में काफ़ी समानता होती है। आगे बात करते हैं कि इसकी उपयोगिता हर उस जगह होती है जहाँ डीजल से जुड़ी मशीनों का कार्य होता है। तो इसकी उपयोगिता जो होती है जहाँ डीजल से मैकेनिक कार्य होता है वहाँ पर इसका महत्वपूर्णता बहुत ज़्यादा होती है। मैकेनिक डीजल के हेतु रोजगार का अवसर देखते हैं। तो एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रोजगार का अवसर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध होता है, जैसे कि आपका रेलवे में देख सकते हैं, आईटीआई इंस्ट्रक्टर देख सकते हैं, उसके बाद अर्धराज्यीय संस्थाएं आदि में देख सकते हैं। प्रसिद्ध कंपनियां में सर्विस मैकेनिक, स्पेयर पार्ट्स सेल्समैन, सेल्स मैनेजर आदि का रूप हो जाएगा। ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, सेना सुरक्षा बल, ऑटो डीजल मैकेनिक, सर्विस टेक्नीशियन, इंजन लैब असिस्टेंट, ये सभी में जो है आपका रोजगार सुरक्षित होता है। आगे देखते हैं कि स्वयं का अपना वर्कशॉप खोलना भी इसमें आपका सुनहरा हो जाएगा। तो देखिए, इसमें आप अपना एक वर्कशॉप भी खोल सकते हैं। आगे बात करते हैं कि मैकेनिक डीजल का कर्तव्य क्या होता है, उसका ड्यूटी क्या होता है। तो देखिए, अनुरक्षण एवं मरम्मत करना, मेंटेनेंस एंड रिपेयर करना, इंजन की कार्य अवधि बढ़ाने हेतु, गुणवत्ता बनाए रखने हेतु समय समय पर मरम्मत करना एवं टूटे घिसे हुए भाग को जो होता है बदलना होता है। तो ये होता है मैकेनिक डीजल का कर्तव्य होता है। आगे देखते हैं इसका इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, निरीक्षण। तो देखिए, आप जो होगा थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे डायरेक्ट इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी में कन्वर्ट करके लिख देता है और वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से। तो देखिए, इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर इन केस अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पूछ देगा कि मैकेनिकल डीजल का कर्तव्य कौन कौन, निम्न में से मैकेनिक डीजल का कर्तव्य कौन कौन से है। तो आपका चारों ऑप्शन दे देगा। तो आपको चारों से आपको जो हो जाएगा A to Z ऑप्शन को याद करना पड़ेगा कि अनुरक्षण एवं मरम्मत होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए, उसके बाद खोलना एवं बांधना आना चाहिए। तो देखते हैं कि निरीक्षण में क्या हो जाएगा, वह वाहन के विभिन्न हिस्सों की अलाइनमेंट जो कि आप निरीक्षण कर सकते हैं कि अलाइनमेंट सही से हो रहा है। अलाइनमेंट करना, संतुलन की स्थिति में जांचना ताकि वाहन को वर्किंग स्थिति जो है आपका सही रहे। आगे देखते हैं, खोलना एवं बांधना होता है, डिसमेंटलिंग एंड असेंबलिंग। तो इंजन को खोलिए और बांधिए, जैसे कि इस इंजन को अगर आपको इंजन खोलने आता है तो इंजन को खोलिए और बांधिए, इस प्रकार का हो जाएगा डिसमेंटलिंग एंड असेंबलिंग। इंजन की सही कार्य अवधि न होने से इसे खोलना व ठीक करना, पुनः स्थापित करना चाहिए। आगे देखते हैं इसके बारे में
एक होता है आपका ट्यूनिंग। ट्यूनिंग क्या होता है? इंजन पूर्ण दक्षता से कार्य करे, इस हेतु सक्रिय भागों को बेहतर समायोजन करना चाहिए। आगे देखते हैं ओवरहॉलिंग और ओवरहॉलिंग एंड रिकंडीशनिंग। आगे देखते हैं इसके बारे में कि वाहन के घिसे हुए भागों को बदलने हेतु ओवरहॉलिंग की जाती है एवं मशीनिंग क्रिया के बाद पुनः मानक के आधार पर मशीन का उपयोग के लायक बनाना जो होता है रिकंडीशनिंग कहलाता है। तो देखिए, अगर मानते हैं कि क्या बोला है कि वाहन के घिसे हुए भागों को बदलने हेतु ओवरहॉलिंग कहते हैं। जब घिसे हुए भागों को, वाहन में घिसे हुए भाग को जो होता है बदला जाता है तो उसको ओवरहॉलिंग बोला जाता है। एवं मशीनिंग क्रिया के बाद पुनः मानक के आधार पर मशीन का उपयोग करने लायक बनाना जो होता है रिकंडीशनिंग कहलाता है। ये सभी पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सभी पॉइंट जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवरहॉलिंग से क्या होता है, रिकंडीशनिंग क्या होता है। डायरेक्ट एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिल जाएगा आपका। वर्तमान समय में डीजल मैकेनिक का कार्यक्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो जाता है। यह ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः कार्य संपादन के दौरान विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। आगे देखते हैं, अतः पहले सुरक्षा फिर काम को प्राथमिकता दी जाती है। तो देखिए, इस पॉइंट को भी आप याद कीजिएगा। अब इस पॉइंट को भी आप याद कीजिएगा कि ये पॉइंट क्या है। तो देखिए, कभी कभी आपका ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के प्राथमिकता दी जाती है। तो पहले सुरक्षा फिर काम की प्राथमिकता दी जाती है। आगे देखते हैं, दुर्घटना क्या होता है। तो इसमें एक प्रकार का दुर्घटना देखने को मिलता है। दुर्घटना भी होता है कि एक अनियोजन व अनियंत्रित घटना जो होती है, अनियोजन एवं अनियंत्रित घटना को दुर्घटना कहते हैं। आगे देखते हैं, इसका निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो देखिए, ये सभी कारण जो होता है आप याद कीजिएगा कि उत्पादन का नुकसान होना, दुर्घटना की वजह से क्या होता है, उत्पादन का नुकसान होता है, कर्मचारियों के जीवन का नुकसान होता है, फैक्ट्री या उपकरण का नुकसान होता है, कामगारों की अस्थायी अपंगता हो जाती है। जैसे कामगारों के अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार के गोड़ हाथ कट गया तो अपंगता हो जाएगी और कार्य संचालन में बाधा आ जाती है। देखिए, किसी भी प्रकार के अगर एक्सीडेंट होता है, मशीन खराब होती है तो वहाँ पे जो है कार्य संचालन में बाधा भी आ जाती है। तो ये सभी पॉइंट को आप नोट आउट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये सभी पॉइंट जो है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। आगे देखते हैं कि इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, ये जो होता है दुर्घटना को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग हो जाएगा आपका वैद्युत दुर्घटना, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होता है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र में कार्य करते समय या उससे जुड़ी अनियोजित एवं अनियंत्रित घटना वैद्युत दुर्घटना कहलाती है। ओके, अतः इस क्षेत्र में सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस क्षेत्र में क्या होता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी के सिद्धांत को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। तो देखिए, वैद्युत दुर्घटना के कार्यक्रम में किस सिद्धांत पे काम किया जाता है, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी के सिद्धांत पे काम किया जाता है। आगे देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र जो है एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, जिससे कार्य के दौरान दुर्घटना को निरंतर संभावना बनी रहती है, जैसे विद्युत का झटका लगना या आग पकड़ना। नेक्स्ट देखेंगे, औद्योगिक दुर्घटना क्या होता है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट क्या होता है। देखिए, इसका नाम जो होगा इंग्लिश नाम भी साथ आप याद कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट इंग्लिश नाम भी वहाँ पे एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। देखते हैं कि ऐसी घटनाएं जो कार्य परिस्थिति व कार्य संपादन प्रणाली में होने वाले त्रुटियों के कारण होती है, उसे हम औद्योगिक दुर्घटना कहते हैं। तो औद्योगिक दुर्घटना के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए, असावधानी होना, केयरलेस होना। औद्योगिक दुर्घटना के मेन कारण क्या हो जाएगा कि केयरलेस हो जाना, काम में रुचि न होना या जल्दीबाजी में काम करना, काम में अज्ञानता हो जाना कि नॉलेज नहीं होना आपका। एक हो जाएगा उत्सुक भी हो जाना, इसके कारण भी होता है। और असुरक्षित हस्त औजार के कारण भी ऐसा हो सकता है। जैसे देखिए, अनसेफ हैंड टूल अगर आप रखते हैं, अनसेफ हैंड टूल हो जाएगा तो हाथ में आपका टूल गड़ सकता है या किसी भी बॉडी के पार्ट में टूल गड़ सकता है, तो वही हो गया अनसेफ हैंड टूल। आगे देखते हैं, देखिए ये वाले पिक्चर दिखाया गया है, असुरक्षित पहनाव मतलब कि अनसेफ ड्रेस। ये देखिए, ये फिगर दिया गया है कि अगर इस तरह से हो सकता है तो आपके हाथ में भी गड़ सकता है। जो अनसेफ टूल अगर इस तरह से टूल हो तो इसके जो है प्रॉपर बॉक्स होता है ले जाने के लिए। इसके ये जो नुकीला लगा हुआ है, इसके लिए अलग से कैप होता है ताकि दुर्घटना ना हो। तो ये सभी हो गया अनसेफ हैंड टूल के उदाहरण आ जाते हैं। और असुरक्षित पहनाव कहने का मतलब क्या होता है कि आपको ढीला कपड़ा नहीं पहनना है,
टाई नहीं पहनना है। अगर आप टाई पहनिएगा तो मशीन के पास जाइएगा कार्य करने, तो इनकेस अगर टाई फंस जाता है तो आपको भी खींच लेगा, जिसके वजह से टाई नहीं यूज होता है। वहाँ पे मफलर भी नहीं यूज होता है। आदि प्रकार के कारखानों में सभी जो हो जाएगा आपका वर्जित हो जाएगा। और देखते हैं ये देखिए एक प्रकार के कौन सा है, ये सही सुरक्षित। इधर वाले पार्ट जो हो जाएगा आपका, ये वाले जो बाएं वाले पार्ट है, इधर वाले पार्ट जो है सही वे सुरक्षित हो जाता है, और इधर वाले पार्ट जो है असुरक्षित होता है, गलत वे खतरनाक है। देखते हैं इसका सिंबल क्या क्या है। तो देखिए आपका जो है कार्य स्तर पे जो अगर आप कार्य कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो आपको बाल छोटा होना चाहिए, लंबे बाल नहीं होना चाहिए, पूर्णतः रोल्ड स्लिप होना चाहिए, मतलब कि हाफ शर्ट होना चाहिए। और आप देखिए शार्प टूल नहीं रखना चाहिए। देखिए पैकेट में जो है इस तरह से शार्प टूल रखे हुए नहीं रखना चाहिए। आगे देखते हैं आपका बटन जो है प्रॉपर जो होता है होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बटन टूटे नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं उचित चौड़ाई होना चाहिए, फुल पैंट का जो है उचित चौड़ाई होना चाहिए, ढीले फ्लक्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप फुल शर्ट पहन रहे हैं, तो ये वाले ढीले फ्लक्स नहीं होना चाहिए। इसीलिए हाफ शर्ट पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि देखिए अगर आप मशीन में जो हाथ से काम कीजिएगा तो इनकेस अगर ये नज़दीक होगा तो आपको खींचने की डर हो जाएगा, कि कपड़ा को खींचने का डर हो जाता है अगर पकड़ लेगा मशीन तो। इसीलिए बोला जाता है कि आप जो है हाफ शर्ट पहने। और आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिया गया है कि पॉकेट में होल नहीं होना चाहिए। देखिए इस प्रकार के पॉकेट में होल है जो नहीं होना चाहिए। उचित चौड़ाई होना चाहिए, लंबा चौक नहीं होना चाहिए, सुरक्षित जूता पहनना चाहिए, हल्के भार वाले जूते नहीं पहनना चाहिए। इसलिए इंडस्ट्रीज में जो होता है भारी भार वाले जूता और सुरक्षित शू दिया जाता है वर्कर्स को। आगे देखते हैं कि असुरक्षित पहनाव तो हम देख चुके हैं। असुरक्षित पहनाव में देखेंगे असुरक्षित अनसेफ लेआउट होना चाहिए। देखिए लेआउट क्या बोला जाता है कि अगर कंपनी के लेआउट सही नहीं होगा तो वहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। तो देखिए असुरक्षित अभिनय लेआउट होगा। काम करने का गलत तरीका, रॉन्ग मेथड ऑफ वर्क हो सकता है। स्वच्छता की कमी, लैक ऑफ क्लीनेस, अगर स्वच्छता की कमी हो जाएगा तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोग की होने की संभावना हो सकती है। अनुशासन की कमी, देखिए अनुशासन की कमी इसलिए बोला गया है, लैक ऑफ डिसिप्लिन, कि कर्मियों में आपस में हंसी मजाक करना भी एक दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो जैसे देखिए दुर्घटना के कारण अगर आप हंसी मजाक कर रहे हैं और मशीन इनकेस सही से काम नहीं कर रहा हो, इनकेस फ्रिक्शन सेकंड के लिए अगर आपका आँख हटता हो वहाँ से और किसी भी प्रकार की घटना हो जाती है, तो वही हो सकता है कि हंसी मजाक भी जो वहाँ पे दुर्घटना का कारण बन सकता है। अवस्थाओं या थकान, देखिए इलनेस और थ्रेडनेस, कर्मियों का बीमार व कमज़ोर होना। देखिए अगर बोला गया अस्वस्था और थकान, तो देखिए अगर आप बीमार हैं, आप कमज़ोर हैं, तो उस प्रकार के जो है आप अपने क्षमता के अनुसार नहीं कर सकते हैं, या पैसों के लालच में सामर्थ्य से अधिक कार्य करना भी दुर्घटना का जो है एक आमंत्रण करता है। आगे देखते हैं नशे का लत भी जो है दुर्घटना का कारण हो सकता है, कि नशे का लत आप कर लिए और कार्यशाला में आप काम करने में दुर्घटना हो सकती है आपको। आगे देखते हैं उचित प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश की अनुचित व्यवस्था यहाँ पे दिया गया है। तो अगर वहाँ पे लाइट प्रॉपर वे में नहीं होगा तो मशीन में कार्य करने वाले व्यक्ति जो हो जाएगा वहाँ पे सही से कार्य नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं खतरनाक क्षेत्र की पहचान की कमी। देखिए खतरनाक क्षेत्र की जो पहचान होती है उसकी कमी होती है। तो कार्यशाला में क्षतिग्रस्त या खतरनाक हिस्से की जानकारी के अभाव में भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अतः किसी भी तकनीकी कार्य करने वाले व्यक्ति को सदैव सुरक्षा और इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। और आगे देखते हैं सुरक्षा सावधानी, सेफ प्रिकॉशन क्या क्या होना चाहिए। तो जीवन वे अमूल्य विधि है जिसकी सुरक्षा के लिए सावधानियां आवश्यक है। तो देखिए सुरक्षा के लिए सावधानियां जो है बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं क्या कि असावधानी और अज्ञानता किसी भी कार्य क्षेत्र में मनुष्य की घटना का शिकार बना सकता है। यदि कार्य करते समय हम सावधानी के प्राथमिकता दे तो दुर्घटना कम किया जा सकता है। ओके, इसलिए चेतावनी दी जाती है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये जो मेथड जो होता है कार्य फोर्स में काम करते टाइम जो है ये मेथड अपना ध्यान रखिए कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आगे देखते हैं कि अतः किसी भी तकनीकी कार्य करने वाले व्यक्ति को सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं कि कार्यशाला में कार्य के दौरान निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियां होना चाहिए। और कौन कौन सी सुरक्षा सावधानियां होना चाहिए आइए उसका पॉइंट देख लेते हैं। कि कार्यशाला में कार्य शुरू करते समय आपके मन में एकाग्रता कार्य तरफ बनी होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य के प्रति जो है आपका एकाग्रता होनी चाहिए। आगे देखते हैं प्राथमिक उपचार व आग बुझाने का ज्ञान पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो देखिए
किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका प्राथमिक उपचार का नॉलेज होगा। तो प्राथमिक उपचार के बारे में हम आगे पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे और आग बुझाने वाला भी आगे हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं कि प्राथमिक उपचार वे आग बुझाने की ज्ञान पूर्ण रूप से होना चाहिए। आगे देखते हैं, रबर के जूते पहनने बिना कार्यशाला या वहाँ किसी विद्युतीय कार्य करना है वहाँ न जाएं। जूते सदैव बिना कीलों के ही पहने। बोला गया है कि जूते सदैव जो है बिना कीलों के ही पहने। आगे देखते हैं कि सुरक्षा चिन्हों व सुपरवाइजरों के दिए गए निर्देशों का पालन अवश्य करें। तो देखिए सुरक्षा चिन्ह भी जो कंपनी में दिया गया रहता है और सुपरवाइजर को, वहाँ के जो सुपरवाइजर है उसको पता रहता है कि कहाँ पे कौन सा डेंजर है, कहाँ पे सही है, सेफ है, कहाँ अनसेफ है। तो उसके जो है निर्देशों का, डायरेक्शन का पालन करना चाहिए। आपके नज़दीक में डिस्पेंसरी व नर्सिंग होम व थाने के टेलीफोन नंबर डायरी में अवश्य नोट होना चाहिए। आगे देखते हैं, अपने नज़दीक का विद्युत सब स्टेशन कहाँ स्थित है इसकी जानकारी अवश्य होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए, आप विद्युत सब स्टेशन कहाँ स्थित है इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। आगे देखते हैं कि अपनी कार्यशाला में विद्युतीय कंट्रोलिंग डिवाइस जैसे कि मेन स्विच, सर्किट ब्रेकर आदि का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए मेंस, अगर आप काम करें विद्युतीय कंट्रोलिंग डिवाइस में तो मेन स्विच, सर्किट ब्रेकर आदि पर आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं कि कार्यस्थल पर पहने जाने वाले वस्त्र न अधिक ढीले होना चाहिए, न अधिक कसे होना चाहिए, जिससे कार्य करते समय परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। आगे देखते हैं कि मेन स्विच को सदैव बंद करके फ्यूज निकालकर ही उस लाइन पर काम करना चाहिए। अगर आप विद्युत क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो मेन स्विच को ऑफ कीजिए, वहाँ पे फ्यूज को निकालिए, उसके बाद ही आप काम कीजिए। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है व्यवहारिक क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। आगे देखते हैं कि जेब में किसी प्रकार का नुकीले औजार नहीं रखना चाहिए। ऊंचाई पर कार्य करते समय यदि सीढ़ी का प्रयोग कर रहे हो तो और क्या बोला गया कि चिकना फर्श पर नीचे कपड़ा बिछाएं, वे बिना हेल्पर के अकेले सीढ़ी पर ना चढ़ें एवं हेल्पर का ध्यान सीढ़ी को पकड़ने की तरफ होनी चाहिए। देख रहे हैं किस तरह से पॉइंट दिया गया है और ये सभी पॉइंट से ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। और कार्यशाला में बिना अनुमति के किसी भी उपकरण या मशीन को हाथ नहीं लगाना चाहिए। देखिए कार्यशाला में अगर आप जो काम कर रहे हैं आपको अनुमति नहीं है कि इस उपकरण को हाथ लगाए तो उसको नहीं छूना चाहिए। आगे देखते हैं कि कार्यशाला में लगी हुई मशीन पैनल्स की देखभाल प्रतिदिन अवश्य होना चाहिए। जो मशीन पैनल से लगा गया है उसका देखभाल प्रतिदिन होना चाहिए। और कार्यशाला में कार्य करते समय किसी भी ऐसे तारों को हाथ न लगाएं जिससे इंसुलेशन हट गया हो। तो देखिए इंसुलेशन, देखिए एक तार होता है, ये तार हुआ है और ये जो मान लेते हैं कि कॉपर का वायर है, कॉपर के वायर के ऊपर जो है इंसुलेशन लगा रहता है, जो कि आप देख सकते हैं कि एक जो है कवर लगा रहता है इस प्रकार का। तो बोला गया है क्या कि अगर इंसुलेशन हट गया हो तो इसको अपने हाथ से हाथ न लगाएं, जिसका इंसुलेशन हट गया हो इसको जो है रिप्लेस करने की बात की जाती है। आगे देखते हैं दुर्घटना से बचाव क्या क्या होना चाहिए। तो सुरक्षात्मक चिन्हों को पोस्टर के रूप में लगाया जाना चाहिए। विद्युत यंत्र मशीनों पर खतरे के चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। प्रत्येक मशीन के पास उस मशीन की दुर्घटनाओं से संबंधित सावधानियां व चार्ट अवश्य लगाना चाहिए। प्रत्येक कार्यशाला में प्राथमिक उपचार का चित्र अवश्य होना चाहिए। तो देखिए अगर प्रत्येक कार्यशाला में जो है प्राथमिक उपचार का चित्र अवश्य होना चाहिए, या अगर किसी भी प्रकार के आपको छोटा सा ही एक्सीडेंट हुआ तो उसके लिए प्राथमिक उपचार के लिए आपके नॉलेज होना चाहिए और उस प्रकार के जो किस प्रकार हम प्राथमिक उपचार दे सकते हैं उसके लिए एक चित्र भी होना चाहिए वहाँ पे। आगे देखते हैं कि आग बुझाने हेतु रेत भरी बाल्टियाँ और आग बुझाने के यंत्र सही स्थान पे होना चाहिए। प्रत्येक कार्यशाला उद्योग में घर में मेन स्विच MCB ऐसे स्थान लगाएं जहां इलेक्ट्रीशियन या अन्य व्यक्ति आसानी से पहुंच सके। तो देखिए MCB मेन स्विच जो होता है आपको वैसे जगह पे लगाना है ताकि जो है वहाँ पे हर एक व्यक्ति वहाँ पे पहुँच सके और उसको ट्रिप कर सके। आगे देखते हैं कि किसी भी मशीन को हाथ लगाने से पहले उसका अर्थिंग दोष अवश्य जांच लेना चाहिए। तो देखिए अगर आप कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हाथ लगाने से पहले आप अर्थिंग दोष जो है अवश्य जांच कर लें। अब प्रत्येक औजार को टूल किट में ही रखना चाहिए। तो देखिए प्रत्येक औजार जो A to Z औजार जो होते हैं उसके लिए अलग से टूल किट होते हैं, तो उस बॉक्स में ही प्रत्येक औजार को रखना चाहिए। ये सभी जो होता है आपका सेफ होता है। आगे देखते हैं कि व्यक्तियों का सुरक्षा उपकरण जो कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोला जाता है कि PPT किट। तो PPT किट के अंतर्गत देखिए कौन कौन से आते हैं। तो देखिए आई वियर आ जाएगा, आपका हेड प्रोटेक्शन,
प्रोटेक्टिव आपका हेलमेट आ जाएगा, उसके बाद डस्ट मास्क आ जाएगा, उसके बाद प्रोटेक्टिव बूट आ जाएगा, आपका सेफली ग्लव आ जाएगा, उसके बाद आपका क्लॉथ आ जाएगा, उसके बाद आई प्लग आ जाएगा। ये सभी जो है तो हो जाएगा आपका पीपीटी के अंदर, पीपीई के अंतर्गत आता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंतर्गत ये सभी आता है। तो ये सभी को आप ध्यान में रख लीजिए कि कौन कौन से जो है पीपीई के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, यह एक ऐसा उपकरण है जो कार्यस्थल पर होने वाले खतरों से मानव शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, पीपीई। और यह कामगार मतलब कि वर्कमैन की आंखों की सुरक्षा, श्रवण सुरक्षा, हेयरिंग सुरक्षा भी, सिर की सुरक्षा, त्वचा की सुरक्षा, पैर की सुरक्षा, श्वसन सुरक्षा, रासायनिक पदार्थों से संक्रमण की सुरक्षा प्रदान करता है पीपीई के द्वारा। जैसे कि कोरोना में देखते होंगे कि पीपीई किट, डॉक्टर जो हैं पीपीई किट पहन करके वहाँ पे ट्रीटमेंट करते थे। क्यों? इसलिए पीपीई किट पहनते थे कि वायरस जो है उनके अंदर ना चला जाए, इसलिए वहाँ पे पीपीई किट पहना जाता था। आगे देखते हैं, इसके मुख्य अवयव कौन कौन से है? तो मास्क हो जाएगा, चश्मा हो जाएगा, फेस शील्ड हो जाएगा, जूता हो जाएगा, दस्ताना हो जाएगा, हेलमेट हो जाएगा, आदि जो हो जाएगा पीपीई किट के मेन फॉर्म हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, गैर श्वसन संबंधी पीपीई किट और श्वसन संबंधी पीपीई किट। देखिए गैर श्वसन संबंधी पीपीई किट फर्स्ट हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा श्वसन संबंधी। तो नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई, यह शरीर के बाहरी हिस्से जैसे कि यहाँ का चेहरा, हाथ, पैर आदि सिर की सुरक्षा प्रदान करता है। और श्वसन संबंधी रेस्पिरेटरी पीपीई, यह श्वसन संबंधी परेशानी से सुरक्षा हेतु प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कृत्रिम श्वास यंत्र, कहीं पे आप जा रहे हैं तो वहाँ पे कृत्रिम श्वास यंत्र देना होता है। जैसे कि पानी के अंदर काम कर रहे हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ पे कृत्रिम श्वास यंत्र दे करके और आदमी को जो है पानी के अंदर भेजा जाता है काम करने के लिए। स्वचालित श्वसन उपकरण होना चाहिए, ऑटोमेटिक रेस्पिरेटरी होना चाहिए। इसीलिए जो वहाँ पे जो है दो प्रकार के श्वसन की तरह दो प्रकार के जो है पीपीई किट का व्याख्या किया गया है। आगे देखते हैं सुरक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा 3 प्रकार से होती है। देखिए, पहला सुरक्षा आपका बॉडी सेफ्टी हो जाता है, उसके बाद जॉब सेफ्टी हो जाएगा, उसके बाद मशीन, औजार एवं उपकरण की सुरक्षा। पहला बॉडी सुरक्षा हो जाएगा, उसके बाद कार्य की सुरक्षा हो जाती है, और मशीन, औजार एवं उपकरण की सुरक्षा, मशीन, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट सेफ्टली होना चाहिए। शरीर सुरक्षा के अंतर्गत क्या आता है कि शरीर की सुरक्षा तथा अर्थ उन सुरक्षाओं से है जिसके द्वारा हम अपने आप को कार्यशाला में कार्य करते समय किसी भी दुर्घटना से बचा सकते हैं। तो देखिए, किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए जिसके द्वारा हम अपने कार्यशाला में कार्य करते समय जो है किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका फिगर दिया गया है कि आप प्रॉपर अगर आप हेलमेट पहने हुए हैं तो इसके देखिए यहाँ पे माथा पे लगने के तो इससे बचा जा सकता है। और आगे देखते हैं कि एक प्रकार का ये ड्रिल मशीन है। आगे देखते हैं यहाँ पे हम कि इसे हेतु निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। आगे क्या दिया गया है कि कार्यशाला में कार्य करते समय तकनीकी व्यक्तियों को कार्य करने योग्य चुस्त कपड़े पहनना चाहिए, जहां डंगरी अथवा पैंट, डंगरी आप देखे होंगे कि डंगरी अथवा पैंट शर्ट ढीले कपड़े जैसे कि धोती कुर्ता आदि का मशीनों में फंस जाने से डर रहता है, इसलिए नहीं पहनना चाहिए। किसी चलती हुई मशीन पर कार्य करते समय उसके चलते हुए पुर्जे जैसे कि बेल्ट आदि को नहीं छूना चाहिए। अगर इनकेस मशीन चल रहा है तो मशीन में बेल्ट लगा रहता है। किसी भी प्रकार को ड्राइव करने के लिए बेल्ट वहाँ पे दिया जाता है। मोटर के थ्रू जो होता है, किसी भी मशीन को ड्राइव कराने के लिए जो होता है वहाँ पे बेल्ट दिया जा रहता है। तो चलते हुए टाइम में जो है बेल्ट को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि घटना हो सकती है। आगे देखते हैं कि यदि किसी मशीन के घूमने वाले पुर्जे का कवर लगा है तो चलती हुई मशीन से कवर को ना हटाएं। तो देखिए, अगर वहाँ पे बेल्ट में कवर लगा हुआ है, अगर इनकेस देखिए इसमें हीरो होंडा में देखते होंगे, साइकिल में देखते होंगे जो चैन लगा गया है, चैन लगा हुआ था और चैन के ऊपर जो है कवर लगा रहता है। चैन के ऊपर जब कवर लगा गया है, चैन के ऊपर जो है कवर लगा गया है तो उसको जो है हटाना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं कि चलती हुई मशीन में तेल व ग्रीस नहीं देना चाहिए। तो इनकेस अगर मशीन चल रहा है उस कंडीशन में अगर आप तेल और ग्रीस दे रहे हैं तो उससे भी खतरा हो सकती है। कार्यशाला में तेल, पेट्रोल अथवा बिजली से आग लग जाए तो उसे पानी से न बुझाएं। इसके लिए रेत, मिट्टी व आग बुझाने वाले गैस का प्रयोग करें। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है, अगर आपका तेल से आग लग जाता है, पेट्रोल से आग लग जाता है, बिजली से आग लग जाता है, तो वहाँ पे जो है पानी आप ना दें। पानी देने के क्रम में क्या हो जाएगा, अगर आप तेल से आग लग गया हो, पेट्रोल से आग लग गया हो और बिजली से आग लगा हो, अगर आप वहाँ पे पानी दीजिएगा तो पानी देने के क्रम में क्या हो जाएगा,
कि पानी जो हो जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा और तेल जो हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, और उस कंडीशन में जो है आग अपना रहते रह जाएगा। और बिजली से जब आग लगा हो तो वहाँ पे पानी दीजिएगा तो वो और ख़तरनाक हो जाएगा। इसीलिए जो वहाँ पे क्या बोला गया है कि इसके लिए रेत रखना चाहिए, मिट्टी में आग बुझाने वाले गैस का प्रयोग करना चाहिए। इसके बारे में जो है पूरा डिटेल में इस वीडियो में, इस चैप्टर में दिया गया है। तो आग बुझाने के बारे में पूरा डिटेल से इस चैप्टर में दिया गया है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं कि ऑटोमोबाइल कार्यशाला में डीजल, पेट्रोल तथा ब्रेक ऑयल का प्रयोग किया जाता है। अतः कार्य करते समय आँखों को इसे बचा कर रखें, क्योंकि आँखों के हानिकारक पदार्थ जो है आँखों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इससे सही बात बोला गया है कि अगर डीजल, पेट्रोल तथा ब्रेक ऑयल का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे, तो उससे जो है आपको आँख को बचाना होना चाहिए। बैटरी को उठाते हुए रखते समय पानी से अपने कपड़ों को बचा करके रखें, क्योंकि उसमें तेजाब होता है। कौन सा होता है? तो H2SO4 होता है, जो कि आपके बॉडी पे जाएगा तो बॉडी को जला देगा, कपड़े को जला देगा। इसीलिए जो है आपको जो है बचा करके रखना बोला जाता है। आगे देखते हैं कि जब बैटरी चार्ज हो रही हो तो उसे झाँकना नहीं चाहिए। क्यों नहीं झाँकना चाहिए? क्योंकि चार्जिंग के समय बैटरी से तेजाब की गैस निकलती है जो हानिकारक होती है। जब बैटरी चार्ज होता है ना, तो वहाँ पर झाँकिएगा तो वहाँ से जो है गैस निकलती रहती है जो बहुत ही हानिकारक होती है। और जो उसमें तेजाब होता है और कभी कभी जो बूंदा भी निकलता है वहाँ पे, अगर बूंदा निकलेगा, अगर झाँकिएगा तो आँख में पड़ने की डर होगा, जिसकी वजह से आपका आँख खराब हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि किसी मोटर गाड़ी के जैक लगाना हो तो उसके अन्य पहियों के आगे पीछे रोक लगानी चाहिए, जिससे मोटर गाड़ी आगे पीछे न खिसके। ये सही बात है कि अगर जब जैक लगा रहे हो तो सभी गाड़ी को जो है एयरकर लगाना चाहिए, और कि गाड़ी जो है आगे पीछे नहीं खींचे। ये सभी क्वेश्चन इनकेस अगर पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन ही आपको जो व्यवहारिक क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं कि मोटर गाड़ी को जैक पर उठाने के बाद उस स्थान के नीचे लकड़ी के गुटखे लगा देना चाहिए, जिससे कार्य करते समय जैक स्लिप होने अथवा गाड़ी के हिल डुलकर गिरने का भय न रहे। आगे देखते हैं कि हाथ से प्रयोग होने वाले औजारों पर तेल या ग्रीस आदि की चिकनाई नहीं होनी चाहिए, अन्यथा काम करते समय औजार स्लिप होता है, जिससे आपको चोट लग सकती है। तो क्या बोला गया है कि हाथ से प्रयोग होने वाले औजारों पर तेल या ग्रीस की चिकनाई नहीं होना चाहिए। ये सही बात है। आगे देखते हैं कि हैंडल वाले औजार, विशेषकर फाइल स्क्रैपर इत्यादि बिना हैंडल के प्रयोग न करें, इससे हाथ में चोट लगने का भय हो सकता है आपको। आगे देखते हैं ग्राइंडर पर किसी पुर्जे या औजार के ग्राइंडिंग करते समय चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उस समय धातु का ग्राइंडिंग स्टोन के बारीक कण जो है उछल करके आँख में चले जाने का भय रहता है। इसीलिए जो है आपको बोला जाता है कि आप चश्मा पहनिए। वहाँ पे किसी भी मशीन का कार्य करने से पहले उस मशीन के बारे में पूर्ण जानकारी होना चाहिए, अन्यथा गलत तरीके से प्रयोग करने पे आपको घटना हो सकती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है। कार्य की सुरक्षा, मतलब कि जॉब सेफ्टी बोला गया है। वो सेफ्टी नहीं, आपका जॉब सिक्योर नहीं बोला गया, वो होता है जॉब सिक्योर जो आप कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला गया? जॉब की सेफ्टी बोला गया। ये देखते हैं जॉब सेफ्टी क्या होता है। कार्य की सुरक्षा का अर्थ मरम्मत करने वाले मशीन तथा उसके भागों की सुरक्षा से है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया ना कि मरम्मत की जाने वाली मशीन तथा उसके भागों की सुरक्षा से जो होता है जॉब सेफ्टी बोला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दिया गया है। आगे देखते हैं इसके बारे में। आगे देखते हैं कि इसके लिए विभिन्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से बात है कि कार्यशाला में तकनीकी कार्य शुरू करने से पूर्व कार्य से संबंधित पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। यदि कोई नया पुर्जा तैयार करना हो या किसी पुर्जे को ठीक करना हो तो उसके लिए सबसे पहले ड्राइंग वे ऑपरेशन शीट तैयार करनी चाहिए, ताकि उस क्रम को कार्य में करना चाहिए। देखिए ड्राइंग भी वहाँ पे बनता है तो ऑपरेशन शीट हो जाएगा, वही बोला गया है। आगे देखते हैं कि किसी पार्ट को ठीक करने के लिए मशीन का प्रयोग करना है तो उस मशीन के पार्ट को ठीक प्रकार से बांधना चाहिए। आगे देखते हैं कटिंग के लिए प्रयुक्त औजार की धार पर्याप्त होनी चाहिए, अन्यथा धारियों के निशान बन जाएंगे। आगे देखते हैं जॉब पे कटिंग करते समय उसके अधिक गहरा कट नहीं लगाना चाहिए। अगर आप अधिक गहरा कट लगाइएगा तो आपका जॉब जो है ख़राब हो सकता है। भारी जॉब के मशीन पर बांधने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। अगर जॉब आपका भारी है तो मशीन पर बांधने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। कटिंग टूल का प्रयोग करते समय जॉब की धातु के अनुसार कूलेंट अथवा लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए। देखिए अगर मान लेते हैं कि आप किसी भी प्रकार का कटिंग टूल का उपयोग कर रहे हैं और देखिए जैसे
जैसे कि आप देखिए कि छोटी सी भाषा में कि अगर रड को आप काटते हैं किसी हेक्सा ब्लेड से तो वहाँ पे आपको लुब्रिकेंट दिया जाता है, क्योंकि मशीन लुब्रिकेंट दिया जाता है क्योंकि हेक्सा ब्लेड जो है वहाँ पे सही से काम करे, इसलिए वहाँ पे लुब्रिकेंट पानी दिया जाता है। तो लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि टूल की धार खराब न हो तथा जॉब की धातु की गुण में भी विशेष परिवर्तन ना हो। आगे देखते हैं कि जॉब पर कार्य करते समय निर्धारित मशीन औजार व उपकरणों का ही प्रयोग करें, अन्यथा जॉब व मशीन का नुकसान पहुंच सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन देखते हैं। मशीन औजार एवं उपकरण की सुरक्षा। मशीन टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी। औजारों व मशीनों की सुरक्षा का अर्थ उन सावधानियों से है जिसे ध्यान में रख करके कार्य करने से औजार व मशीन जो है सुरक्षित हो सकते हैं। आगे देखते हैं इनके बारे में। इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए आपको। किसी भी पार्ट को खोलने बांधने के लिए निर्धारित औजारों का ही प्रयोग करना चाहिए, सही बात है। जैसे कि ठोकने के लिए हथौड़ा का प्रयोग करना चाहिए, काटने के लिए आपको छेनी का प्रयोग करना चाहिए, स्पैनर अथवा पेचकस का प्रयोग ना करें। देखिए अगर इनकेस देखिए कोई होते हैं कि कोई को देखते हो कि वो स्पैनर या पेचकस से ही जो है किसी प्रकार को काटना चालू कर देते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। काटने के लिए जिस प्रकार के मशीन की ज़रूरत है उसी प्रकार के मशीन का यूज करना चाहिए। आगे देखते हैं कटिंग जैसे औजार, जैसे कि स्क्रैपर हो गया, फाइल हो गया, रीमर हो गया आदि जैसे औजारों के अलग रखें जिसके कटिंग औजारों की धार खराब न हो और अन औजार पर भी निशान भी न लगे। तो देखिए सभी को बोला गया है कि अच्छे तरीक़ा से रखने की बोला गया है, औजारों की कटिंग खराब ना हो। आगे देखते हैं फाइल के लिए प्रयुक्त फाइलिंग के लिए प्रयुक्त फाइल पर चिकनाई नहीं होना चाहिए। छेनी का प्रयोग करते समय उसके हैंड के बीच चोट लगनी चाहिए। देखिए ये बोला गया है कि एक क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है कि छेनी का प्रयोग करते समय कहाँ पे चोट लगना चाहिए, तो हैंड के बीच चोट लगना चाहिए, अन्यथा छेनी हैंड फैल जाएगा, अन्यथा छेनी हेड जो है फैल जाता है। आगे देखते हैं टैप अथवा डाई का प्रयोग करते समय उचित लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा काटने वाले भाग की धार जल्द खराब हो जाती है। आगे देखते हैं किसी धातु के टुकड़े अथवा पाइप को काटने के लिए हेक्सा का प्रयोग करना चाहिए, सही बात है। तो उसके ब्लेड को अधिक टाइट नहीं करना चाहिए। अगर आप टाइट कर सकते हैं तो अगर आप टाइट कर दीजिएगा तो इससे टूटने का भी डर होता है। तो देखिए अगर आप जो है किसी धातु को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का यूज करते हैं तो ब्लेड को जो है अधिक टाइट नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्लेड को अधिक टाइट कर दीजिएगा तो ब्लेड जो हो जाएगा वहाँ पे टूट जाएगा। आगे देखते हैं कि हेक्सा ब्लेड से कटिंग करते समय उचित कूलेंट का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आप देखते होंगे कि घर में जो हो जाएगा इसको सरिया को काटते हैं तो वहाँ पे कूलेंट की जगह आप पानी का यूज करते हैं, तो कूलेंट की जगह आप पानी का यूज कर सकते हैं, करना चाहिए। या आप जो है वहाँ पे सरसों तेल का भी यूज करते हैं, करना चाहिए, अन्यथा ब्लेड को गर्म होने से उसके कटिंग क्षमता जल्द समाप्त हो जाती है। आगे देखते हैं सूक्ष्म माप वाले उपकरण का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए तथा कटिंग औजारों के साथ कभी नहीं रखना चाहिए। तो देखिए सूक्ष्म माप करने वाला उपकरण जो होता है उसको सावधानीपूर्वक रखना चाहिए। अगर आप उस तरह से नहीं रखिएगा तो आपका जो है कटिंग टूल के साथ अगर आप रखिएगा तो टूट सकता है। अगर आपका जो है उपकरण सही नहीं होगा तो आपका रीडिंग खराब आ जाएगा, तो जब रीडिंग खराब हो जाएगा तो आपका जॉब भी खराब होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए जो है ये सभी जो है बातों को ध्यान रखना चाहिए। जिन मशीनों पर कार्य करना है उसे कार्य शुरू करने से पहले सही प्रकार से लुब्रिकेशन व सफाई करना चाहिए। तो किसी भी मशीन को आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे लुब्रिकेशन से आप लुब्रिकेशन से वे सही प्रकार के जो है सफाई करना चाहिए। आगे देखते हैं कि किसी भी मशीन को निर्धारित क्षमता से अधिक लोड पर कार्य नहीं करना चाहिए। चलती हुई मशीन में किसी कारणवश विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती हो तो मशीन का स्विच जो है बंद कर देना चाहिए। देखिए इसलिए बोला गया है कि अगर बात करते हैं कि अगर चलती हुई मशीन के ऊपर लाइन कट गया तो उस कंडीशन में जो है आप मेन स्विच को ऑफ कर दीजिए। अगर आप मेन स्विच को ऑफ नहीं कीजिएगा तो जैसे ही लाइन आएगा आपका मशीन चलना चालू हो जाएगा, तो उस कंडीशन में खतरा होने की संभावना भी होती है। आगे देखते हैं कि जिन मशीनों व औजारों से कार्य लिया गया है उसे कार्य करने के बाद साफ करके यथासंभव रखना चाहिए। चलती हुई मशीन पर जॉब की माप नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए चलती हुई मशीन पर जो जॉब की माप नहीं लेना चाहिए। आगे देखते हैं चलती हुई मशीन में किसी प्रकार के अनावश्यक आवाज़ आने लगे तो मशीन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। मशीन को चालू स्थिति में न तो पुर्जे को छेड़छाड़ करना चाहिए, न ही मरम्मत करने की कोशिश करना चाहिए। तो देखिए ये सभी बातों को जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और जो है ये सभी बातों जो है
व्यवहारिक बातें हैं। आप इनकेस अगर आप ITI किए होंगे तो ये सभी व्यवहारिक बातें आप पढ़े होंगे वहाँ पे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको जो है सभी बारीकी से एक बार को जो रीडिंग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही सबसे जो क्वेश्चन जो है देखने को आपको मिलते हैं। आगे देखते हैं, अंश सुरक्षा नियम, अंश अदर सेफ्टी और नॉर्म्स में बोला गया है कार्यशाला में बाह्य वातावरण में दुर्घटना को घटित होने से रोकने के लिए कुछ अन्य नियमों का जो है अनुपालन करना चाहिए, जो निम्न प्रकार के हैं। आगे देखते हैं, प्रयुक्त इंजन ऑयल में सुरक्षित जो है उसका निस्तारण होना चाहिए। सेफ डिस्पोजल एवं यूज्ड इंजन ऑयल। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि इंजन में प्रयोग किए जा चुके पुराने इंजन ऑयल को फिल्टर करके ग्रीस आदि मिलाकर के पुनः प्रयोग करने से इंजन की कार्यकारी आयु जो होता है कम हो जाती है क्योंकि इसमें अब शुद्ध तेल की चिकनाई वाला गुण नहीं होता है। अतः आवश्यक है कि इसे पुनः इंजन में प्रयोग करने के स्थान पर जो है इसका सुरक्षित निस्तारण किया जाए, मतलब कि इसको हटाया जाए। आगे देखते हैं, इस तेल को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है चारा काटने वाली मशीन में किया जाए, कृषि उपयोग के उपकरण में किया जाए, लुब्रिकेशन आदि कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि इससे अतिरिक्त जो है इसे पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग करके शुद्ध किया जा सकता है, जिससे यह इंजन पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इसको रिसाइकलिंग करके पुनः यूज किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि इंजन के बिखराव का सुरक्षित निस्तारण। कार्यशाला में कार्य करने के दौरान प्रायः फर्श पर मिट्टी का तेल, डीजल अथवा पेट्रोल गिर जाता है, जिस कारण अग्नि संबंधी दुर्घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है और इस कारण जो है फिसलकर चोट लगने का भी डर बना रहता है। तो इसे देखते हैं, निपटारा क्या बोला गया है। ईंधन संबंधी द्रव्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान सावधानीपूर्वक ले जाना चाहिए एवं कार्य करने के लिए इसका लिए ट्रॉली का यूज करना चाहिए। आगे देखते हैं कि ईंधन संबंधी द्रव्य पदार्थों को पलटते समय कीप फनल का यूज करना चाहिए। आपको कीप न देकर के एग्जाम में आपको फनल देगा। आगे देखते हैं कि उपयुक्त क्रिया के उपरांत डिब्बे या कैनों के ढक्कनों को टाइट देना चाहिए, जिससे पदार्थों का छलकने की संभावना न रहे हैंडलिंग के दौरान। आगे देखते हैं कि तेल से भीगे कपड़े को एक सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। अगर आप सुरक्षित स्थान पर नहीं रखेंगे तो उस कंडीशन कभी भी फायर कैच हो सकता है उसमें, इसलिए जो है सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। ऐसे स्थानों के आसपास आग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ईंधन को निकालते समय फोम या ड्राई पाउडर आग बुझाने के लिए समीप रखना चाहिए। तो देखिए, ईंधन को निकालते समय जो है फोम बोला गया है, फोम या ड्राई पाउडर आग बुझाने के लिए रखना चाहिए, समीप रखना चाहिए, जिससे आग लगने की स्थिति में बुझाया जा सके। आगे देखते हैं, ज्वलनशील ईंधन संबंधी कार्य क्षेत्र उचित हवादार स्थान पर होना चाहिए। बिल्डिंग या कटिंग वाले कार्य क्षेत्र के आसपास ईंधन बिल्डिंग वाला बोला गया है क्या, बिल्डिंग कटिंग और कार्य क्षेत्रों के आसपास जो है ईंधन संबंधी द्रव्य पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है आग जो निकलता है, अगर द्रव्य पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ हो जाएगा तो जल्दी ही फायर कैच कर लेगा, जिसके लिए जो है बिल्डिंग या कटिंग करने वाले क्षेत्र के आसपास जो है द्रव्य पदार्थ नहीं रखना चाहिए। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो आपको समाप्त होता है। नेक्स्ट आपको जो है इसी प्रकार आपको डेली वाइज में आपको मिलते रहेगा वीडियो, आप जो है कंटिन्यूटी इससे बने रहें। और इस वीडियो के इस जो है चैप्टर को समाप्त करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। एग्जाम के पहले जो है A to Z बुक करा दिया जाएगा। और इसी तरह से हमारे वीडियो से बने रहे। आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल से जा करके ज्वाइन कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, ये वाले जो है थोड़ा सा वीडियो जो है आपको अच्छा लगेगा देखने में आपको उत्सुकता लगेगा, क्योंकि जो है आपको व्यवहारिक से है, लेकिन आप कॉन्संट्रेट होकर के सुनते हैं तो आपको डेफिनेटली इसमें पास होने की संभावना हो सकती है। और हम आपको जहां पे नोट आउट करा रहे हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है या इस तरह के क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो उस लाइन पे आप ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।